स्टार्टिंग द कोर्स विद लेक्चर नंबर 1, मोनोपोली। सबसे पहले हम मार्केट स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। जब मैं मार्केट स्ट्रक्चर की बात करती हूँ तो बेसिकली कि किस मार्केट में किस तरह की मार्केट है, सबसे जो कॉमन एग्जांपल है मार्केट का वो है परफेक्ट कंपटीशन। जब भी हम मंडी मार्केट की बात करते हैं, सो इंडिया के सो दिल्ली के आज़ादपुर एरिया में देर इज़ अ मंडी मार्केट। ये एक थोड़ा सा एग्जाम्पल है। जब हम फार्म सेक्टर की बात करते हैं कि एक परफेक्ट कंपटीशन थोड़ा थोड़ा रिजेंबल करता है परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ पर बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक मंडी मार्केट में एप्पल्स खरीदने जा रही हूँ, तो वहां पर बार्गेनिंग वर्क नहीं करेगी। सो बेसिकली मैं जाऊंगी, मैं बोलूंगी मुझे 20 किलो पोटैटो चाहिए, टोमेटो चाहिए। तो जो एक गिवन प्राइस है तो उस पे मुझे मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि एक सेलर 20 रुपए पर केजी का दे रहा है तो दूसरा 30 रुपए पर केजी का मिल देगा। तो हर सेलर जो प्राइस चार्ज कर रहा है वो सेम है, क्योंकि इतने सारे सेलर्स हैं। अगर एक ज्यादा करता है तो मैं दूसरे से ले लूंगी, दूसरा ज्यादा करता है तो तीसरे से। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होने की वजह से कोई भी सेलर जो है ज्यादा प्राइस नहीं चार्ज कर सकता। ऑन द सेम हैंड, क्योंकि बायर्स बहुत सारे हैं, तो अगर ऐसे सपोज करो मैंने बोला कि भैया कम कर लो, 20 की जगह आप मेरे को 10 का दे दो। तो नाउ इन दिस केस व्हाट विल हैपन इज ए ओके, यू गो, यू डोंट टेक इट फॉर 20, अनदर बायर विल कम एंड टेक इट। तो ये जो नेचर ऑफ मार्केट है, ये परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन माने बायर्स में भी कंपटीशन है, सेलर्स में भी कंपटीशन है। तो क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स हैं जिनमें आपस में कंपटीशन है, और जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो सेम है। अब सपोज एक सेलर जो है वो कश्मीरी एप्पल्स बेच रहा है। अब वो कश्मीरी एप्पल्स लेने के लिए आई से 20 की जगह मैं 30 भी देने को तैयार हूँ। तो अगर सिर्फ एक सेलर ही बेच रहा है तो होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट जो है वो उसका डिफरेंट है। तो जब भी प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन होती है, हम एक प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा पैसे देने को तैयार होते हैं। तो ये यूजुअली तब होता है जब कोई तरह की मोनोपोली में होगा। पर जब प्रोडक्ट सेम है, राइट, तो हाँ, कोई भी सेलर ज़्यादा प्राइस नहीं ले सकता। तो जब ये दोनों प्रॉपर्टीज फुलफिल होती हैं तो प्राइस जो होता है वो गिवन रहता है। प्राइस इज टेकन एज गिवन बाय सेलर एंड बायर। परफेक्ट कंपटीशन रहता है, ठीक है। इन दोनों प्रॉपर्टीज की वजह से दोनों प्रॉपर्टीज का इक्वल रोल है। ये होती है हमारी परफेक्ट कंपटीशन। सेमेस्टर 3 में हमने सारा जो एनालिसिस करा परफेक्ट कंपटीशन समझ के करा। इस सेमेस्टर में सबसे पहले हम स्टार्ट ही डिग्रेशन से करते हैं। लेट्स डाइग्रेस इट, लेट्स इंट्रोड्यूस मोनोपोली। मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर, सिर्फ एक सेलर है। तो बाय से एक सेलर है, जो प्राइस मांगेगा देना पड़ेगा। बायर्स बहुत सारे हैं, उनमें कंपटीशन है, लेकिन सेलर में कोई कंपटीशन नहीं है। वो जो प्राइस मांगेगा बायर को देना पड़ेगा। अगर हम सपोज करो जोमेटो की बात करते हैं, जोमेटो का कॉम्पिटिटर कौन है? स्विगी। जोमेटो जो भी प्राइस नहीं चार्ज कर सकता, ठीक है। अगर सिर्फ जोमेटो अकेला होता, राइट, ब्लिंकिट जोमेटो सपोज अकेला होता, देर इज नो स्विगी, देर इज नो डिलीवरी ऐप, तो जोमेटो एक टाइम के बाद क्या करेगा? एक्स्ट्रा डिलीवरी फीस लेने लग जाएगा, एक्स्ट्रा चार्जेस लेना लगेगा। उसका जो कंपटीशन है मार्केट से पूरी तरह खत्म हो गया। ओला उबर दोनों कंपटीशन है, कंपेटिटिव है। तो जैसे ही कंपेटिटिवनेस खत्म होती है और सिर्फ एक सिंगल फर्म आती है, तो उसके पास, हमारे पास, उसको बोलते हैं हम मार्केट पावर आती है। अब ये जो मार्केट पावर आती है, इससे फर्म्स अब मार्केट पावर का यूज करके व्हाट विल आई डू? आई विल चार्ज अ प्राइस हायर देन कॉस्ट। इफ यू नो परफेक्ट कंपटीशन, यहाँ पर प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। प्राइस क्या है? एक गुड का जो आपको देना है। मार्जिनल कॉस्ट, एक गुड बनाने में क्या खर्चा हुआ, राइट, एक एडिशनल गुड। तो ये परफेक्ट कंपटीशन में सेम रहता है। बट मोनोपोली में क्या ये सेम रहता है? नो, द प्राइस दैट द बायर्स चार्ज इज मच लार्जर देन द मार्जिनल कॉस्ट। दैट इज अ फीचर ऑफ अ मोनोपोली। इसका पूरा इक्विलिब्रियम वी विल डू, बट प्राइस ज़्यादा होता है, तो इस वजह से जो प्रॉफिट्स होते हैं वो भी सुपर नॉर्मल होते हैं। तो अगर आइडली मैं एक सेलर बनने की कोशिश कर रही हूँ, मैं कुछ गुड मार्केट में जा रही हूँ, आइडली आई वांट टू बी द सिंगल सेलर सो दैट आई कैन अर्न अब नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द मार्केट, राइट। दिस इज द सोल डेफिनेशन ऑफ अ मार्केट मोनोपोली। एक सिंगल सेलर होना बहुत जरूरी है। सिंगल सेलर होने का क्या फायदा है? वो अब नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे, मार्केट में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे, प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से बहुत ज्यादा होगा,
और पूरा जो डिमांड कर्व है, सपोज ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये पूरा डिमांड हु विल सर्व, आई एज अ मोनोपोलिस्ट इज सर्विंग दिस डिमांड। अगर इतनी डिमांड है तो वो कौन पूरी करेगा? मोनोपोलिस्ट इस प्राइस पे, राइट? सो मोनोपोलिस्ट डिसाइड्स द प्राइस, monopolist decides the quantity that is to be supplied given, of course, गिवन मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड आपने करी तो गिवन ये मार्केट की डिमांड, ऐसे हमें पता है ये डिमांड कर्व होगा, तो मोनोपोली सोचेगा अगर ये डिमांड कर्व है तो अब मुझे कितना प्राइस चार्ज करना है कि मेरे प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो। ये डिमांड कर्व है तो मुझे कितना क्वांटिटी सेल करना है कि मेरे प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज। तो पूरा पर्पस मोनोपोलिस्ट का क्या है? प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना। अब बात ये आती है कि एक मोनोपोलिस्ट, एक क्या ऐसा होता है कि एक गुड का सिर्फ एक ही सप्लायर है? ऐसा भी, ऐसा क्या होता है? क्या गवर्नमेंट कहती है इस गुड को तुम ही प्रोड्यूस करो? क्या ऐसा होता है कि वन पर्सन बिकम्स द सोल सेलर ऑफ अ मोनोपोली? इसके कहते हैं हम, इट इज नोन एज सोर्सेज ऑफ मोनोपोली पावर। दिस इज नोन एज सोर्सेज ऑफ मोनोपोली पावर। मोनोपोली को जो पावर मिल रही है, मोनोपोली पावर किस रीजंस की वजह से मिल रही है? इसको हम, बहुत सारी रीजंस की वजह से एक मोनोपोली के पास पावर हो सकती है। सपोज करते हैं कि उसके उसको एक नॉलेज है एक कुछ बनाने का जो सबसे लीस्ट कॉस्ट पे बना सकता है। अ, ऐसा तरह का होता है, देखो चाइना से जो गुड्स आते हैं, ठीक है, अब क्या होता है कि कुछ गुड्स इंडियंस भी बना रहे हैं, लेकिन चाइना से वो इतने कम रेट में आ रहे हैं कि हम चाहे चाइना से गुड्स नहीं भी खरीदना चाह रहे, बट वी कैन नॉट इग्नोर द चाइनीज। वाई वी कांट इग्नोर द चाइनीज? बिकॉज वो गुड्स इतने कम रेट पे आ रहे हैं, उनकी जो प्रोडक्शन टेक्निक जो यूज कर रहे हैं वो इतनी लो कॉस्ट है, और उससे जो प्राइस है वो इतना कम हो रहा है उन गुड्स का। फॉर एग्जाम्पल दिवाली में जो लाइट्स आती हैं, दैट वी कैनॉट इग्नोर द चाइनीज गुड। सो नो मैटर वो अब नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करें उस पर या कुछ भी करें, दे आर गिविंग द गुड टू अस एट अ लो कॉस्ट। So, for example, if I give you something at a very low cost, right? And there are other firms which are charging very high, and suppose the product is same, you will obviously take it from the low cost firm. तो इवेंचुअली क्या होगा, जो फर्म ज्यादा प्राइस पे दे रही हैं, ज्यादा उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, दैट विल बी आउट ऑफ द मार्केट, राइट? सो द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज जो लो कॉस्ट प्रोडक्शन फर्म है, अगर वो कोई भी गुड दे सकती है तो इवेंचुअली उसकी मोनोपोली बन जाएगी, और सब फर्म्स आउट ऑफ द मार्केट हो जाएंगी, और वो अब नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर सकती है। इट विल हैव सोल पावर ऑफ द मार्केट। या फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें पता है कि जितना ये जो हमारी ओपेक कंट्रीज है, राइट, इनसे ऑयल आता है, राइट, अब ये जो ऑयल आ रहा है ये सिर्फ वहीं प्रोड्यूस हो रहा है, उनके पास ऐसे रिजर्वायर्स हैं जो वो ऑयल प्रोड्यूस करके उस पे प्रॉफिट्स अर्न कर पा रहे हैं। वाई कांट आई सेल ऑयल टुडे? बिकॉज आई डू नॉट हैव द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर ऑयल, आई डू नॉट हैव द लैंड जिसके अंडर देर इज दिस ऑयल विच इज देयर, राइट? सो आई नीड टू हैव सर्टन रिसोर्सेज। तो कभी भी आपके पास कोई ऐसा रिसोर्स है जो उन्हीं कंट्री की बात है, तो उनके पास उस चीज़ की मोनोपोली हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऑयल की बात करें तो ऑयल पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलता, देयर आर फ्यू कंट्रीज विच कैन सप्लाई ऑयल, ठीक है? और किस तरह का नेचुरल रिसोर्स हो सकता है? सपोज करो एक जो सॉइल है जिसमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ग्रो होता है, वो सिर्फ एक ही जगह पे है पूरे इंडिया के, तो उस स्टेट का उस चीज पे मोनोपोली हो गया, राइट? उस वहीं से आ रहा है सारा। तो ये जो चीजें हैं, ये ऐसी चीजें हैं जो नेचुरली एक बैरियर क्रिएट कर देती हैं कि कंपटीशन मार्केट से खत्म हो जाए। इसको हम बोलते हैं टेक्निकल बैरियर। टेक्निकल बैरियर बेसिकली ये टेक्निकल रीजन की वजह से, मेरे पास रिसोर्स है, मेरी कॉस्ट कम है, तो ये टेक्निकल रीजन से। एक और रीजन से जो हमारी मोनोपोली है वो इस्टेब्लिश होती है, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं कि उनमें डिक्रीजिंग एवरेज कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट होती है, जिनको नेचुरल मोनोपोली भी कहा गया है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट नेचुरल मोनोपोली, पर लेट्स सी व्हाट इज दिस थिंग दैट हैपेंस। सो व्हाट हैपेंस इज, देयर इज अ प्रोडक्ट। अब रेलवेज की बात करते हैं, ठीक है? अब रेलवेज का क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो अब क्या होता है, जो टोटल कॉस्ट है हमें पता है, इट इज अ सम ऑफ फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो अब क्योंकि रेलवेज का जो फिक्स कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, राइट, उससे क्या होगा कि ये तो सेम रहेगा। अगर रेलवेज 5 टिकट बिके मेरी रेलवे की, तब भी फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा। अगर मेरी 5 लाख टिकट्स बिके,
तब भी मेरा फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा। तो मेरा फिक्स कॉस्ट जो है रेलवेज के केस में वो सेम रहेगा। फिक्स कॉस्ट किसी भी मार्केट में सेम रहता है। अब हमें पता है कि एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, राइट। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है? ये जो टोटल फिक्स कॉस्ट है इसको नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया जाए तो वो एवरेज फिक्स कॉस्ट आती है। अब क्या है, क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे तो ये एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती जाएगी। तो ये जो एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व है ये ऐसा दिखता है, कॉस्ट चैप्टर में पढ़ा भी होगा। अब जब ये फिक्स कॉस्ट का कर्व ऐसे दिखता है तो कुछ इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि फिक्स कॉस्ट काफी लेवल तक लो जाती है और एवरेज ये जो टोटल कॉस्ट है उसका काफी पोर्शन जो है वो फिक्स कॉस्ट होता है। तो उसमें ना क्या होता है, उन इंडस्ट्रीज में एसी कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जहां पर फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है, वेरिएबल कॉस्ट बहुत कम होती है, या कह लो कि फिक्स कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है कि वो ओवर शैडो कर देती है वेरिएबल कॉस्ट को। तो ये इन इंडस्ट्रीज में एसी कर्व भी तो होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अगर हम एमसी कर्व की बात करें इन इंडस्ट्रीज में, वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो ऐसी इकोनॉमीज को हम बोलते हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली क्यों हम बोलते हैं? देखो, अगर कोई भी एक फर्म आती है, ठीक है, नाउ अगर वो फर्म इतना क्वांटिटी प्रोड्यूस करती है तो उसका एवरेज कॉस्ट कितना है? इतना ज्यादा, इतना, दिस होल रीजन। ऑन द अदर हैंड अगर वो इतना क्वांटिटी प्रोड्यूस करती है ज्यादा, तो उसकी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों में, मार्जिनल कॉस्ट भी डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगी, दोनों घट जाती हैं। तो यानी अगर मैं प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करूं तो मेरी कॉस्ट जो है वो कम हो रही है, विच इज वेरी स्ट्रेंज, राइट। दिस हैपेंस व्हेन द फिक्स कॉस्ट इज वेरी लार्ज इन केस ऑफ नेचुरल मोनोपोली। इन दिस केस व्हाट विल हैपन, आई विल वॉन्ट टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर। किसी भी फर्म के लिए फायदा है जब वो ज्यादा प्रोड्यूस करती है। अब सपोज करते हैं कि कोई भी फर्म है, कंपटीशन है मार्केट में, कोई भी फर्म Q1 इतना प्रोड्यूस करती है, अब उसकी कॉस्ट कितनी ज्यादा है? AC1। अब एक दूसरी फर्म है, ठीक है, वो भी Q1 प्रोड्यूस करती है, तो उसकी एवरेज कॉस्ट कितनी है? इतनी। तो टोटल एवरेज कॉस्ट इकोनॉमी में कितनी है? इसका डबल, ठीक है। एज कंपेयर्ड टू द केस कि एक फर्म में Q1 इतना प्रोड्यूस करा और उसी फर्म ने Q2 कर ली, तो अब उससे क्या होगा, उसकी एवरेज कॉस्ट कितनी होगी? AC2। तो हम देखते हैं अगर दोनों फर्म्स इतना ही प्रोड्यूस करेंगी तो एवरेज कॉस्ट डबल हो जाती है, इतना ज्यादा। और अगर एक ही फर्म ज्यादा प्रोड्यूस कर लेगी क्वांटिटी, तो व्हाट विल हैपन, उसकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और ये इंटरनल है, राइट। सो उसकी जो एवरेज कॉस्ट है वो कम हो जाती है। तो एवरेज कॉस्ट कम हो रही है अगर फर्म ज्यादा प्रोड्यूस करेगी, तो इसलिए ऑप्टिमम नहीं है कि ज्यादा फर्म्स रहें। इसलिए क्या होगा, पूरा जो मार्केट शेयर है वो एक ही फर्म के पास में को देना इस केस में अच्छा है। इसलिए इट क्रिएट्स अ नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली उस मार्केट के लिए ठीक ही नहीं है कि कंपटीशन एग्जिस्ट करे। कंज्यूमर्स को फायदा होगा अगर उस मार्केट में नेचुरल मोनोपोली है। पॉइंट नंबर 1, ये मार्केट रेलवेज में एग्जिस्ट करती है। अगर आपने देखा होगा रेलवेज क्यों प्राइवेटाइज नहीं करता, क्योंकि कोई भी प्राइवेट सेक्टर इतनी ज्यादा कॉस्ट नहीं लेगी। रेलवेज तभी ऑप्टिमम है जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को टिकटें दी जाए, ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल हो। सो दैट हैपेंस इन नेचुरल मोनोपोली। नाउ सेकंड जो वेरिएंट है उसका ये पॉइंट है, सपोज करते हैं देर इज अ फर्म, उसका ये एसी है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग एसी है, और देर इज दिस फर्म, उसका ये डाउनवर्ड स्लोपिंग एसी है। अब जब ये एसी है, सपोज वो फर्म Q1 क्वांटिटी जो है उसको प्रोड्यूस करती है, उसकी कॉस्ट कितनी है? बस इतनी सी, बहुत कम कॉस्ट हो गई क्योंकि वो क्वांटिटी पूरा कैप्चर कर रही थी। लेकिन अब क्या है कि ये मार्केट बहुत बड़ी है, यहाँ पर डिमांड सिर्फ Q1 क्वांटिटी की नहीं है, यहाँ पर डिमांड क्यू क्वांटिटी की है, राइट। अब इतनी बड़ी मार्केट को एक फर्म सपोज सर्व नहीं कर सकती, और इसके आगे बेसिकली उसके पास कैपेसिटी ही नहीं है कि वो इतना सर्व कर पाए। तो इस वाली मार्केट में क्योंकि मार्केट साइज बहुत बड़ा है, ऑल दो डिक्रीजिंग एसी है, पर वन फर्म कैन नॉट सर्व द एंटायर मार्केट। सो इन दिस केस natural monopoly cannot exist in spite of a falling AC. Why? Because the market size is very large. But suppose in the same case, तुम्हारा जो मार्केट साइज है सपोज Q1 है, राइट। सपोज द मार्केट साइज इज ओनली Q1, दिस इज नॉट एग्जिस्टिंग सपोज, देन देर इज ओनली वन फर्म, फर्म नंबर 1, एंड उसकी नेचुरल मोनोपोली है। क्योंकि साइज ऑफ द मार्केट मैटर करता है, डिक्रीजिंग एसी तो है एक फर्म का, पर मार्केट का साइज ही इतना है कि पूरा सप्लाई हो ही नहीं सकती। सो दैट मीन्स इट कैनॉट होल्ड true. So why I discuss this? Because this point is discussed in your Snyder and Nicholson. So I wanted to highlight this point.
अब ये था हमारा टेक्निकल बैरियर्स, ठीक है। अब ये पोर्शन खत्म करने के बाद वी कम टू द अदर बैरियर्स ऑफ एंट्री विच आर लीगल। लीगल मतलब लीगली आपने कुछ, बेसिकली आपके पास लो कॉस्ट नहीं थी प्रोडक्शन की, आपने क्या करा, R&D सेट करा, काफी टाइम लगाया कि कुछ लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी जो है आप डेवलप करें, और वो लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी बाय चांस आपको नहीं पता, यू हैव इन्वेस्टेड इन दैट, राइट नाउ गवर्नमेंट विल गिव यू मोनोपोली ओवर दैट। व्हाई? बिकॉज इट वांट्स टू प्रमोट इनोवेशन। जो स्टार्टिंग का R&D का फिक्स खर्चा आया, अब देखो R&D फेल भी हो सकती थी, अब जब सक्सेसफुल हो गई है और हमें कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, तो why I as a firm will invest, right? So that's why I get the benefits. I invest and I get the legal monopoly, legal protection. The same legal protection is given in the form of patents if you write any book, if you do any research, and so on. नाउ इन केस ऑफ लीगल प्रोटेक्शन तब भी दी जाती है, फॉर एग्जांपल रेलवेज में हम कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को घुसाया जाए, तो एक ही सिर्फ हम प्राइवेट सेक्टर को आने देंगे, वाई? अगर मल्टीपल प्राइवेट फर्म्स आएगी तो उनके प्रॉफिट्स डिटोरेट हो जाएंगे। तो इस केस में भी नेचुरल मोनोपोली है सपोज, तो एक होता है नेचुरली एग्जिस्ट करिए, और दूसरा हम उसको लीगल प्रोटेक्शन भी देंगे, तब तब भी लीगल रीजन हो सकता है कि एक नेचुरल मोनोपोली को हम लीगल प्रोटेक्शन दे रहे हैं, दैट कैन ऑल्सो बी अ रीजन। द नेक्स्ट रीजन इज आर्टिफिशियल बैरियर्स टू एंट्री, ठीक है, ये था पॉइंट नंबर 2 लीगल। फिर हम कर रहे हैं थर्ड, क्रिएशन ऑफ बैरियर्स। बेसिकली अब क्या है कि मुझे पता है मोनोपोली करने से आई हैव ह्यूज प्रॉफिट्स, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन रिजॉर्ट टू पॉलिटिकल लॉबिंग। व्हाट इज दिस पॉलिटिकल लॉबिंग? आई कैन ब्राइब द ऑफिसर्स टू गिव मी copyrights, to give me patents even when I'm not the least cost producing। आपने न्यूज में सुना होगा जो टेंडर्स हैं, एक ऐसी फर्म के पास चले गए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के जिसकी कॉस्ट हाई थी, क्यों? आई गेव देम ब्राइब, राइट? सो दैट्स व्हाट इज लीडिंग टू my artificial monopoly. I'm using my resources to get a monopoly. Then what I can do is I can buy some technology which is only in India, which I only have, so I'm investing a lot of money to get monopolies. This is artificial barriers to entry. So these were the sources of monopoly. Let's give a quick summary. First, हमारे पास टेक्निकल में लो कॉस्ट है हमारी प्रोडक्शन, हमको यूनिक रिसोर्स ओन करते हैं, हमें लीगली गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन मिली है। नेचुरल मोनोपोली है कोई, या तो हम कुछ लॉबिंग कर रहे हैं जिससे, दीज आर द रीजंस थ्रू विच अ फर्म कैन गेट मोनोपोली एंड अर्न मोनोपोली प्रॉफिट्स। नाउ सपोज फर्म को मोनोपोली मिल गई, where will it produce, what are the profit maximizing conditions, what is the equilibrium? Now we move to the technical portion. Before that, before we discuss monopoly, let's discuss what will happen under perfect competition. Under perfect competition, this is the demand curve, this is the supply curve, this is the price. This is for market, but this price which is established in the market is taken as given by the consumers and the producers of a perfect competition market. So ये आप given ले लिया, ठीक है, यानी ये जो प्राइस था, कंज्यूमर्स इस पे इतना खरीद सकते हैं, कंज्यूमर्स इस पे इतना खरीद सकते हैं, इतना खरीद सकते हैं, राइट? एनीथिंग दे कैन बाय, बट द प्राइस विल नॉट चेंज। सप्लाई की बात करते हैं, प्रोड्यूसर्स इतना सप्लाई कर सकते हैं, इतना, तो प्राइस इज नॉट चेंजिंग। इन दिस इंटायर सिचुएशन इक्विलिब्रियम का जो कंडीशन है वो ये है, this is perfect competition, this is your MC curve. But now we move to monopoly. What is the profit maximizing condition for a monopoly? Monopoly maximizes its profit which are equal to total revenue minus total cost. After maximizing the profits, the condition that we get are marginal revenue is equal to marginal cost. This is the profit maximizing condition for a monopoly, right? And under a monopoly, your price is not equal to MR. I will discuss that. Don't take this literally for the time being. But under this profit maximizing condition, तो MR is equal to MC थी. But under perfect competition, your price was equal to MR, was equal to AR. But this does not happen in case of a monopoly. In case of a monopoly, average revenue is not equal to marginal revenue, right? So this you have done in 11th 12th कि MR और AR monopoly का equal नहीं होता, right? तो जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये बनता है हमारा AR कर्व, डिमांड कर्व, और MR कर्व उससे कम बनता है, तो हम ये डिराइव करते हैं MR will be this. This happens in monopoly.
मार्जिनल कॉस्ट का शेप ऐसा ही रहता है, चाहे मोनोपोली हो परफेक्ट कंपटीशन हो। एवरेज कॉस्ट का शेप ऐसे ही रहता है। इफ यू वांट टू एक्सप्लोर द, don't know why the shapes are like that, you can leave a comment. I'll make a short video lecture on that, but I'm assuming that these things are done in 11th 12th. If you don't know, let me know, I'll do that. See, so this, with these curves, let's find the points where mr और mc equal है। mr और mc यहाँ इक्वल है। इससे क्या आ गई, हमारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी आ गई। अब ये क्वांटिटी को हम जब डिमांड कर्व पे लोकेट करते हैं तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस आता है, राइट। सो ये जो पी स्टार और क्यू स्टार रेड में है, दिस इज द इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली। अच्छा, अब इस क्यू स्टार पे व्हाट इज द लेवल ऑफ एसी? इस क्यू स्टार में अगर आप एसी मार्क करो तो दिस इज एसी। सो द प्रॉफिट्स फॉर दिस इज गिवन बाय this box. So these are the profits of under monopoly. ठीक है? For better understanding, what I will do is I will draw it in front of you. अब हमें पता है डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और ये जो डिमांड कर्व है, दिस इज नथिंग द ए आर कर्व। हमें पता है यहाँ प्राइस होता है, यहाँ क्वांटिटी होता है। अभी अभी मैंने डिस्कस करा दैट ए आर इज नॉट इक्वल टू एम आर इन मोनोपोली। Why it is not equal, let me know in the comments. AR is greater than MR under monopoly. Why it is holding true? Let me know in the comments. Just check your basic knowledge. This is your MC curve, normal from the cost. And this is your AC, normal from the cost functions. Now we know that this will be like this, right? This is your MR. MR नीचे draw होगा, AC, AR के, ठीक है? Now, where is MR equal to MC? क्यू स्टार इज दिस, राइट। नाउ टू लोकेट, अब इस क्यू स्टार पे कितना प्राइस रहेगा, हम ए आर कर्व पे जाएंगे, दिस गिव्स पी आर। अब इस क्यू स्टार पे कितना कॉस्ट है, जस्ट जॉइन इट टू एसी। दिस इज योर प्रॉफिट्स अंडर परफेक्ट अंडर मोनोपोली, राइट। सो दिस इज योर होमवर्क, लेट मी नो। नाउ इन दिस केस हमने देखा कि मोनोपोली प्रॉफिट्स हो रहे हैं, मोनोपोली इज अर्निंग सर्टेन profits in this case. Monopoly is earning certain profits in this case. अब ये कितना profits earn करेगी, ये कितना मार्जिनल कॉस्ट, यहाँ पर देखो, इस एवरेज कॉस्ट से ज्यादा चार्ज करेगी, मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा चार्ज करेगी, ये डिसाइड होता है। देर इज अ टर्म नोन एज मार्कअप। मार्कअप इज बेसिकली मोनोपोली प्लस मार्जिनल कॉस्ट से कितना प्राइस जो है वो ज्यादा चार्ज कर सकती है, और उसके लिए पता लगाने के लिए कि किस मोनोपोली की ज्यादा मोनोपोली पावर है या कम मोनोपोली पावर है, हमारे पास एक इनवर्स इलास्टिसिटी रूल है, राइट। इस दिस इज द इनवर्स इलास्टिसिटी रूल। इससे पता लगता है दैट एक मोनोपोली, अब जरूरी तो नहीं है ना कि हर मोनोपोली की सेम मोनोपोली पावर हो। एक मोनोपोली मार्जिनल कॉस्ट से बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज कर रही है, और एक मोनोपोली मार्जिनल कॉस्ट से थोड़ा सा ज्यादा प्राइस चार्ज कर रही है। वो सिंगल सेलर है, पर जरूरी नहीं है कि उसकी मोनोपोली की पावर बहुत ज्यादा है। तो ये किस चीज पर डिपेंड होता है? इट डिपेंड्स ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर किसी चीज की इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है, मतलब कि आपने जरा सा प्राइस बढ़ाया, उसकी डिमांड कम हो गई, तो मोनोपोली ज्यादा चार्ज कर पाएगा। इवन अगर वो सिंगल सेलर है, वो नहीं कर पाएगा। कोई भी लग्जरी प्रोडक्ट, सपोज वो मोनोपोलिस है, वो ज्यादा नहीं चार्ज कर सकता। पर सपोज वो एक नेसेसिटी सेल कर रहा है, तो उसकी मोनोपोली तो पहले दोनों केस में है, लग्जरी में उसमें, लेकिन नेसेसिटी में उसकी जो मोनोपोली पावर है वो बहुत ज्यादा होगी, राइट। सो दिस इज द इनवर्स इलास्टिसिटी रूल, जिससे पता लगता है कि प्राइस और मार्कअप, बेसिकली किस मोनोपोली का जो मार्कअप है वो ज्यादा है और किस मोनोपोली का जो मार्कअप है वो कम है। दिस इज द रूल। इसकी हम डेरिवेशन करेंगे। दिस इज नॉट इन योर रीडिंग्स, बट दैट डज नॉट मीन इट कैनॉट बी आस्क्ड, इट विल बी आस्क्ड इन योर क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले हम, मोनोपोली का रूल क्या होता है? एम आर इज इक्वल टू एम सी, दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर मोनोपोली। नाउ इलास्टिसिटी का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर फ्यूचर पर्पसेस हमें यूज होगा। अब क्या करते हैं, एमआर निकालने का तरीका क्या होता है? टीआर को क्यू के रिस्पेक्ट में चेंज करो। टीआर है क्या हमारा? टीआर इज नथिंग बट प्राइस इनटू क्वांटिटी। जब हमने इसको डिफरेंशिएट करा टीआर को विद रिस्पेक्ट टू क्यू, हमारे पास क्या आया? दिस इज योर एमआर।
ये डिफरेंशिएशन है। और ये किसके इक्वल है? इक्विलिब्रियम में, मार्जिनल कॉस्ट के। अब यहां पर एक टर्म आ रही है, जस्ट लुक इनटू दिस, दिस लुक्स वेरी मच लाइक इलास्टिसिटी। यहां पर नहीं थी इलास्टिसिटी की तरह, हमने क्या करा, वी डिवाइडेड दिस टर्म हियर with p and multiplied it with p. So we divided and multiplied the term with p on both sides, p and p on both sides. Now this gives us as the reciprocal of elasticity. आप देखो फॉर्मूला में देखो, तो यहां पर ये फॉर्मूला फ्रॉम स्टार अगर आप लिखो तो 1/ED आ जाएगा और इनटू पी, राइट? सो दिस गिव्स यू द इक्वेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ इलास्टिसिटी. आई विल शेयर दीज नोट्स, यू कैन वर्क अराउंड. नाउ इफ यू फर्दर सॉल्व दिस, यहां से कॉमन लेकर, आफ्टर फर्दर सॉल्विंग इट यू गेट दिस इनवर्स elasticity rule, which says that market power, which is given by what? P minus MC upon P. This is the symbol for market power. This is inversely related to elasticity. अगर ये टर्म मेरी ज्यादा होगी, राइट? अच्छा, अब ये बात क्या है कि ये जो इलास्टिसिटी है इसका जो नंबर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, और यहाँ पर एक माइनस बाहर लगा है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस की स्टोरी तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि इलास्टिसिटी भी हमारी नेगेटिव में ही आएगी। ये अगर बढ़ेगा तो ये जो मार्कअप है वो कम हो जाएगा, तो यानी मोर इलास्टिक, राइट, मोर इलास्टिक, लेस मार्कअप, विच इज ऑब्वियस एज वेल। किसी भी गुड का डिमांड बहुत जल्दी से ऊपर नीचे हो जाता है प्राइस चेंज होने से, तो नेचुरली मोनोपोली पावर कम हो जाती है, राइट? अब हम इसको थोड़ा सा वैल्यूज लेकर देखते हैं, ठीक है? अब इलास्टिसिटी जो है सपोज -2 है, ठीक है, दिस इज केस नंबर 1। अब यहां पर इस फॉर्मूले में, यहां पर ये वाला फॉर्मूला डबल स्टार वाला फॉर्मूला, पुट ये वाला जो वैल्यू है डबल स्टार फॉर्मूला में इलास्टिसिटी के, जब आपने पुट करा इलास्टिसिटी जो है वो माइनस में है, तो यहां पर आपने माइनस माइनस पुट करा, सो यहां पर ये 1/2 आ गया। जब आप फर्दर सॉल्व करते हो तो यू गेट दिस आंसर। तो यानी प्राइस इज इक्वल टू डबल ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। हम कितना चार्ज कर रहे हैं? जितनी हमारी कॉस्ट है उसका डबल कर रहे हैं, जितनी हमारी मार्जिनल कॉस्ट है उसका डबल करते हैं, ठीक है? ये तब था जब इलास्टिसिटी का वैल्यू क्या था? -2। अब एक और इलास्टिसिटी का वैल्यू ले लेते हैं, -10, ठीक है? अब फिर से फॉर्मूला में पुट करेंगे, यहां पर देखो डबल स्टार में पुट ED इज इक्वल टू -10 इन डबल स्टार, फॉर्मूला में आपने पुट करा, ये 1/10 आ जाएगा। जब आपने सॉल्व करा, दिस इज P इज इक्वल टू 1.11 MC। सो कब मोनोपोली ज्यादा चार्ज कर रही है? उस केस में डबल मार्क MC, इस केस में 1.1, इसमें कम चार्ज कर रही है। तो जब ED जो है एब्सोल्यूट टर्म्स में मेरा ज्यादा है, यानी ED जब 10 है, यानी इलास्टिक है डिमांड, so that means market power less market power as compared to the case जब ED मेरा 2 था, राइट? सो दोनों केस में हमने करा, तो हम ये कहते हैं कि when demand is less elastic it has more markup, ठीक है? You can go about this inversely on markup. No, it should be other way around, let me correct it. Market depends in inversely on elasticity of demand. अच्छा, इन दोनों केस में हमने एक चीज जो एज्यूम करी, दैट इलास्टिसिटी वाज लेस देन -1, ठीक है? और एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करें तो इलास्टिसिटी वाज मोर देन 1। अब हम वो केस कंसिडर करते हैं जब इलास्टिसिटी इज लेस देन -1, राइट, इज ग्रेटर देन -1। फॉर एग्जाम्पल इलास्टिसिटी, दैट मीन्स हमने एक केस लिया, ये हम इन इलास्टिक पोर्शन पे कवर करते हैं कि व्हाट विल हैपन जब हमने ये केस लिया और इलास्टिसिटी को 0.5 एज्यूम करा या 0.67, तो हम ये देखेंगे कि इस केस में वार प्राइस विल बी लेस देन मार्जिनल कॉस्ट। तो अगर प्राइस मेरा लेस देन मार्जिनल कॉस्ट है, कोई भी मोनोपोलिस्ट क्यों ऑपरेट करेगा? उसी तरह हम इस केस में अगर MR निकालें,
ठीक है, एमआर मेरा क्या है, एमआर मेरा एमसी के इक्वल है, हमें पता है। तो अगर हम एमआर इज इक्वल टू एमसी वाले फॉर्मूले में रखें तो ये फॉर्मूला वाइज ये आता है। तो हम ये देखते हैं यहाँ पर सॉल्व करने के बाद, इस केस में मेरा जो एम आर है वो भी नेगेटिव आ रहा है। तो जब मोनोपोलिस्ट इन इन इलास्टिक पोर्शन में होता है, फॉर एग्जांपल इलास्टिसिटी जो होती है डिमांड की, दैट इज ग्रेटर देन -1 और basically less than zero, in this case monopolist does not operate. Why? Because your mr gets negative in this case, right? So in this case monopolist does not operate. So this brings down to two conclusions. One, monopolist does not operate in the inelastic portion of demand. Second, your markup is inversely related to your elasticity of demand, more elastic, less markup, and vice versa. अब एक ये दो पॉइंट्स रीडिंग्स में दिए थे, आई वांट टू कवर दीज पॉइंट्स, दो नोट्स। सपोज करते हैं, एक सिचुएशन लेते हैं कि एक डिमांड कर्व है, ऐसा है, कर्व्ड, नॉट अ स्ट्रेट लाइन, नॉट अ लीनियर डिमांड कर्व, सपोज अ डिमांड कर्व लाइक दिस, सपोज। नाउ इन दिस केस योर इलास्टिसिटी एज्यूम कांस्टेंट है, जरूरी नहीं है हो। नाउ हम एज्यूम करते हैं कि इस डिमांड कर्व पे जो हमारी इलास्टिसिटी है वो सेम है। अब अगर इलास्टिसिटी सेम है, अब हमें पता है अगर इसमें आप इनवर्स इलास्टिसिटी रूल लगाएं, ये चीज अगर सेम है तो क्या हमारा मार्कअप भी सेम रहेगा? यस। सो अगर जैसे ही प्राइस बढ़ेगा, तो जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगी उसी प्रोपोर्शन में मार्कअप प्राइस बढ़ा लेगा। तो इस केस में व्हाट विल हैपन, क्योंकि इलास्टिसिटी सेम है, तो इस केस में ये जो रेशियो है मार्कअप का, P माइनस एम सी अपॉन पी, दिस रिमेन्स कॉन्स्टेंट। वाई? इलास्टिसिटी इज कॉन्स्टेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। सपोज इलास्टिसिटी इज, ये कर्व है हमारा, सपोज लीनियर है, लीनियर ना भी हो तब भी चलेगा। अब इलास्टिसिटी जो है वो डिफरेंट है, चेंज होती है। इस केस में इवन अगर इलास्टिसिटी चेंज होती है, सपोज करो ये इलास्टिसिटी जो है एज वी मूव बढ़ती या घटती रहती है, राइट? अब जब इलास्टिसिटी बढ़ रही है या घट रही है, तो ये इक्वेशन को मेंटेन करने के लिए क्या होगा, हम प्राइसेस चेंज करेंगे, राइट? अगर सपोज मेरी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है, तो अब मेरे को ये इक्वेशन तो मेंटेन करनी है, राइट? अब अगर सबसे पहले मेरा एक डिमांड का है, उस पर इलास्टिसिटी चेंज हो रही है, इलास्टिसिटी भी चेंज हो रही है, अब प्राइस बढ़ गया, प्राइस भी बढ़ रहा है, इलास्टिसिटी भी चेंज हो रही है, या कह लो एमसी चेंज हो रहा है, तो मैं प्राइस में भी तो कुछ चेंज लाऊंगा। तो ऑथर कहता है कि इस केस में ज्यादातर अगर मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगा, राइट, तो इक्वेशन मेंटेन करने के लिए हम प्राइस भी बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, राइट? तो ये दो छोटे छोटे इलास्टिसिटी की बात कर रहे थे, तो टेक अवेज थे। अब हमने क्या डिस्कस कर लिया, मोनोपोली का, हमने इक्विलिब्रियम डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस कर लिया कि मार्कअप जो है वो कैसे डिटरमाइन होता है। अब मोनोपोली प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें, तो ऑब्वियसली एक मोनोपोली प्रॉफिट्स अर्न कर रही है तभी वो एग्जिस्ट कर रही है, परफेक्ट कंपटीशन में नहीं था। और प्रॉफिट्स कितना अर्न कर सकती है, ये ऑब्वियसली इलास्टिसिटी जो है डिटरमाइन करती है। अब सपोज करो एक ऐसी गुड है जिसका डिमांड बहुत इलास्टिक है, राइट? अब अगर बहुत इलास्टिक है तो कोई मोनोपोलिस्ट एंटर ही नहीं करना चाहेगा, क्योंकि मार्केट की मोनोपोली पावर नहीं है। तो अब क्या होता है, जब ये मोनोपोली प्रॉफिट्स अर्न कर रही है, उसके लिए वो सिर्फ एक पीरियड के लिए मोनोपोली प्रॉफिट्स नहीं अर्न करती, वो मल्टीपल पीरियड्स के लिए मोनोपोली प्रॉफिट्स अर्न करती है, और इसलिए इसको हम बोलते हैं मोनोपोली रेंट। Why? It is earning a rent for the monopoly it has, right? It earns multiple profits, it earns supernormal profits for multiple years, and these are known as monopoly rents. Now these why it is earning rent, it, in order to earn these rents, it has given a price, right? और सपोज ये इसने जो प्राइस दिया वो बहुत ज्यादा है, तो अगर वो अपने प्रॉफिट से कवर ही नहीं कर पा रही वो प्राइस, तो वो कभी भी वो प्राइस देने को तैयार नहीं होगी। तो वन कंडीशन जिसके लिए ये मोनोपोली रेंट कर रही है वो यही है कि जो प्राइस दे रही है, दैट शुड बी लेस देन द ट्रू मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। तो जो मोनोपोली राइट्स मुझे मिल रहे हैं, जिस जो मैं प्राइस दे रही हूँ, दैट शुड बी लेस देन मार्केट वैल्यू, तभी तो उसकी वैल्यू कम है और मेरे को कम रेट पे मिल रहा है, तभी तो मैं मोनोपोली के लिए वो खरीद रही हूँ, तभी तो रेंट कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल रेलवे का मोनोपोली कोई लेने को ही तैयार नहीं है, गवर्नमेंट इज गिविंग, वाई? बिकॉज उसके जो रिटर्न्स है, जो उसकी मार्केट वैल्यू, वो उतनी ही नहीं है टू अर्न दैट, राइट?
Amount of profits depend on the relationship between demand and the MC, which we have seen. Demand तुम्हारा जो एयर कर्व है उससे इलास्टिसिटी आएगी, MC ऑब्वियसली P माइनस MC अपॉन P, ये जो था, तो ये जो कितना अमाउंट्स ऑफ प्रॉफिट है इनवर्स इलास्टिसिटी रूल पे है। मार्जिनल कॉस्ट और डिमांड का जो रिलेशनशिप है उस पे काफी हद तक डिपेंड करते हैं। नाउ नेक्स्ट एक स्टेटमेंट आती है, अ मोनोपोलिस्ट डज नॉट हैव अ सप्लाई कर्व। नाउ व्हाई डज अ मोनोपोलिस्ट डज नॉट हैव अ सप्लाई कर्व? जस्ट अ मिनट। सो व्हाई डज अ मोनोपोलिस्ट डज नॉट हैव अ सप्लाई कर्व? ये आई वांट यू टू कमेंट in the section below, in the comment section. We will take this forward from the next lecture, lecture number 2, where we will discuss why a monopolist does not have a supply curve. Till the time being, you are free to explore why it does not have a supply curve. Okay, so with this, please go through the variant, please go through the questions related to whatever we have done now, and please explore this question until we meet for the next lecture. Thank you, everyone.